नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज देखिए, अब हम हिंदी की शिक्षण विधियां, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी की शिक्षण विधियां करवाइए। तो हिंदी की शिक्षण विधियों को आज अपन YouTube पर भी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, एक्चुअल में ये एक टॉपिक है, वैसे तो अपने टॉपिक है। अब इसमें सब टॉपिक हो जाते हैं। उस सब टॉपिक में पहला टॉपिक है ये हिंदी की शिक्षण विधियां। हिंदी की शिक्षण विधियां यानी जिस इकाई को आप शिक्षण विधियों के नाम से पढ़ते हो, एक्चुअल में उस इकाई का एक टॉपिक है शिक्षण विधियां। उसके अलावा फिर इसमें अपन भाषाई कौशल पढ़ते हैं। देखो और भी कई दिए हुए हैं, भाषाई कौशल इसमें अपन पढ़ते हैं। इसमें अपन शिक्षण सहायक सामग्री जैसे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री वो पढ़ते हैं, है ना। उपागम पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक जोड़े हुए हैं। मूल्यांकन पढ़ते हैं अपन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है और इसका एक चैप्टर जो है वो हिंदी की शिक्षण विधियां है। तो अब अपन है ना हिंदी की शिक्षण विधियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब कभी भी हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों की चर्चा होती है तो वहां पर सबसे पहले जिन विधियों का अपने को अध्ययन करना चाहिए वो दो विधियां अनिवार्यता या यूं कहें कि सबसे पहले उनको अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन उठाता है नॉर्मली। यानी केवल शिक्षण विधियों में से अगर वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 1 या 2 क्वेश्चन वो उन विधियों से उठाएगा। कौन सी विधियां? आगमन और निगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन और निगमन विधि। तो इस वीडियो में अपन आगमन और निगमन विधि की पूरी डिटेल से बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि और भी शिक्षण विधियां हो जाएं, है ना। तो अपन चलिए अब हिंदी की शिक्षण विधियों को अपन सविस्तार शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है आगमन विधि। आगमन विधि, देखो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के चरण क्या होते हैं, आगमन विधि के गुण क्या होते हैं, आगमन विधि के दोष क्या होते हैं, सभी चीजें आराम से आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आगमन विधि का मतलब क्या है सर, पहले वो बताओ। देखो आगमन विधि, आगमन विधि आगमन विधि में देखिए क्या होता है। आगमन विधि एक्चुअल में एक मनोवैज्ञानिक एक तरीका होता है। यहां पर टीचर क्या करेगा, मान लो टीचर को संज्ञा पढ़ानी है मान लो टीचर को क्या पढ़ानी है, संज्ञा पढ़ानी है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाके बच्चों को बोलेगा कि बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संज्ञा ऐसे बोला जाके। और वो बताएगा नहीं बच्चों को कि संज्ञा क्या होती है क्या नहीं होती, वो नहीं बताएगा। वो पहले क्या करेगा, बच्चों के सामने उदाहरण पेश करेगा, उदाहरण देगा खूब सारे। उनको कहेगा देखो बच्चों, सीता, राम, गीता, है ना, अनीता, पर्वत, नदी, प्रेम, घृणा, सोना, चांदी, ये सारी संज्ञाएं हैं। बच्चों को क्या कहा, देखो ये उदाहरण है, ये संज्ञाएं हैं। अब आप पता लगाओ कि क्या हो सकती है, संज्ञा क्या होती है। आप परिभाषा तुमको निकालनी है, नियम तुमको निकालने, बच्चों को बोलेगा वो। तो वो क्या करेगा, बच्चों के सामने केवल और केवल क्या देगा, उदाहरण देगा बच्चों को। बच्चों को क्या देगा, उदाहरण। अब बच्चे क्या करेंगे, इन उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, देखेंगे कि भाई वास्तव में ये चीजें क्या है, इनका निरीक्षण करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, इन उदाहरणों का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करेंगे कि भाई सीता है वो तो लड़की का नाम है, राम है वो लड़के का नाम है। यानी वो निष्कर्ष निकालेंगे कि गुरुजी हमें ऐसा लग रहा है कि ये चार तो है ना, ये चार तो व्यक्तियों के नाम है सर, हमें ऐसा लग रहा है। तुरंत नहीं पहुंचेंगे वो निष्कर्ष पे, काफी देर बाद में पहुंचेंगे कि सर ये चार तो व्यक्तियों के नाम है। निरीक्षण किया बच्चों ने और ये पाया कि शुरू वाले चार नाम तो व्यक्तियों के हैं, ठीक है। फिर उसने पर्वत है, नदी है, सोना है, चांदी है, कि सर ये तो वस्तुओं के नाम है। ये तो क्या है, वस्तुओं के नाम। फिर अच्छा, शिक्षक ने और कहा जयपुर, शिक्षक ने कह दिया जयपुर, दिल्ली, ये भी दे दिए तो अब बच्चे कह रहे हैं सर ये प्रेम और गरनार ये तो हमें भावों के नाम लग रहे हैं हमारे। मान लो बच्चों को समझ में नहीं आया तो टीचर कह देगा कि ये भाव होते हैं। ये क्या होते हैं, भाव। टीचर भी हेल्प करेगा थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुख्य रूप से एक्सरसाइज कौन करेंगे, बच्चे। भावों के नाम है क्या सर ये तो। फिर कहेगा सर जयपुर, दिल्ली, ये तो सर स्थानों के नाम है।
तो बच्चे देखो निष्कर्ष पे तो पहुंचे, यानी बच्चों ने उन उदाहरणों का निरीक्षण किया, उनकी तुलना की, उनमें समानता देखी सब में, और ये निष्कर्ष निकाला कि सर हमें तो ऐसा ऐसा लग रहा है। तो टीचर ने कहा बिल्कुल आप सही हो, व्यक्तियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है, भावों के नाम है, स्थानों के नाम है, अब क्या आप बना दो नियम। तो बच्चे खुद नियम बनाएंगे। ध्यान रखना, आगमन विधि में बच्चे, आगमन विधि क्या होती है अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना, मैं बताऊंगा परिभाषा, लेकिन पहले इसको डिटेल से समझो आप। तो बच्चों ने बनाया नियम, तीसरे नंबर पे वो क्या बनाएंगे बच्चे, नियम। नियम बनाएंगे, बच्चे कहेंगे कि सर अब हम नियम बना देंगे, संज्ञा किसे कहते हैं हमें पता चल गया। तो बच्चे कह देंगे कि सर व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, स्थानों के नाम और भावों, भावों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। भावों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बच्चों ने बना दी परिभाषा, बच्चों ने क्या बना दी, परिभाषा बना दी। टीचर ने कहा बिल्कुल सही है, आपने जो नियम बनाया, आपने जो परिभाषा दी वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब फिर बच्चे क्या करेंगे, फिर कुछ और उदाहरणों से इस परिभाषा का परीक्षण और सत्यापन करेंगे। अब बच्चे टीचर को कहेंगे कि सर ठीक है, आप कह रहे हो व्यक्तियों के नाम है, अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरी बहन का नाम तो पिंकी है, क्या वो भी संज्ञा है क्या? तो टीचर कहेगा हाँ बिल्कुल संज्ञा है। फिर बच्चे कहेंगे कि सर आपने जयपुर दिल्ली बताया, बताओ सीकर तो संज्ञा नहीं होगी? क्या नहीं है, वो भी स्थान का नाम है तो वो भी संज्ञा है। तो अन्य उदाहरणों द्वारा बच्चे उसका सत्यापन करेंगे, अन्य उदाहरणों द्वारा उसका परीक्षण और सत्यापन करेंगे उस नियम का जो उन्होंने बनाया है। तो कुल मिला के ये आगमन विधि है। परिभाषा ये हो जाएगी कि इसमें पहले शिक्षक उदाहरण देगा और उदाहरणों की सहायता से बच्चे नियम बनाएंगे, या सीधा सा ये समझ सकते हो कि ऐसी विधि जिसमें उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्माण किया जाता है ना, उसे आगमन विधि कहते हैं। आगमन यानी आएंगे, नियम आएंगे। कौन आएंगे? नियम आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षण विधि, ऐसी, आगे परिभाषा भी अपन करेंगे लेकिन समझने के लिए छोटा सा अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें जिसमें उदाहरण, उदाहरण पहले क्या होगा, उदाहरण, उदाहरणों द्वारा नियम की स्थापना की जाती है, उदाहरणों द्वारा नियम की स्थापना की जाती है, नियम की स्थापना की जाती है। बस सीधा सा ये ध्यान रखना, यानी पहले उदाहरण देगा शिक्षक और उसके बाद नियम निकलेगा। और नियम कौन निकालेंगे? बच्चे निकालेंगे। नियम कौन निकालेंगे? बच्चे निकालेंगे। सर आ जाओ पढ़ लेते हैं क्या होता है आगमन विधि, अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रवर्तक अरस्तु, प्रवर्तक क्या याद रख, कौन है प्रवर्तक? आगमन निगमन दोनों का प्रवर्तक याद रखेंगे अरस्तु, दोनों का प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, आपको याद रखना है। परिभाषा देखो क्या है, ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। उदाहरण, उदाहरण से नियम की स्थापना। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ रही है, इस विधि में छात्र स्वयं उदाहरणों की सहायता से निरीक्षण चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। तो नियम कौन निकालता है? छात्र स्वयं निकालते हैं। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। छात्र स्वयं क्या निकालेंगे? नियम निकालेंगे। तो बताइए आगमन विधि की परिभाषा में अब कोई दिक्कत है क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अपन निकालते हैं आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। यहां से प्रश्न आता है भाई, ध्यान से देखना इसको। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र देखिए, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। यहां से एक प्रश्न पक्का फंसता है, तो यह जरूर आप ध्यान रखना। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब देखो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र की मैंने ट्रिक तो बनाई है, लेकिन मेरे हिसाब से आप निगमन वाली देख लो। निगमन वाली शिक्षण सूत्र की जो ट्रिक है वो थोड़ी ठीक लग रही है मुझे, याद करने में आसान रहेगी। तो निगमन वाला शिक्षण सूत्र की ट्रिक याद करके फिर उसको उल्टा कर दो, उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, वो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हो जाएंगे। देखो निगमन विधि की देख लो पहले, निगमन विधि की ट्रिक सुनना, निगमन की। अब आप यूं कह सकते हो सर निगमन विधि की क्यों बता रहे हो ट्रिक, पढ़ा तो आगमन विधि रहे हो। निगमन विधि की ट्रिक से निगमन विधि के शिक्षण सूत्र निकाल लो, वो निगमन विधि में काम आ जाएंगे। और आगमन विधि के शिक्षण सूत्र उसके क्या कर दो? जस्ट उल्टे, जस्ट क्या कर दो? उल्टे। देखो निगमन विधि की ट्रिक याद रखना, सासू जी, क्या याद रखोगे? सासू जी को, सासू जी को नियम से, सासू जी को नियम से प्रणाम करो।
क्या ट्रिक याद रखोगे? सासू जी को नियम से क्या करो बताओ? प्रणाम करो। कैसे? सासू जी को नियम से प्रणाम करो। और आगे लगा देंगे इसके ए के, आगे क्या लगा दोगे? डबल ए के, डबल ए के। ठीक है सर। ये किसकी ट्रिक है बताओ? ये निगमन की है। तो क्या सर निगमन की क्यों? आगमन में उसका उल्टा करना है। आगमन में उसका क्या करना है? उल्टा। देखो सा में तो आप कह दोगे सामान्य से, सा में आप क्या लिख दोगे? सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या कह दोगे? पहला शिक्षण सूत्र निगमन का, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से किधर बताओ? विशिष्ट की ओर। अब आगमन में क्या होगा सर? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। सु से क्या बन जाएगा? देखो सु से बन जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्या बन जाएगा? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। क्या सर? ठीक बात है। अब देखो इसमें जी और को साइलेंट है, जी और को साइलेंट है। नियम, अब नियम पे आ जाओ। तो नियम में कह देंगे नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। नियम से किसकी ओर बताओ? उदाहरण की ओर। ठीक है सर, ये भी बात हमारी समझ में आ गई। फिर से साइलेंट है वापस। फिर प्रणाम। अब प्रणाम का थोड़ा सा चेंज कर दो शब्दों को, प्रमाण। प्रणाम को क्या कर दो? प्रमाण। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। चौथा नियम क्या हो जाएगा? निगमन विधि के सूत्र चल रहे हैं, ध्यान रखना। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। निगमन के इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि निगमन वाली ट्रिक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी है, आपको याद हो जाएगी। सासू जी को नियम से प्रणाम करो, नियम से रोजीना प्रणाम करो सासू जी को। और ए के, डबल ए के लास्ट में ये कह देंगे। ठीक है। फिर ए का मतलब अमूर्त से मूर्त की ओर। क्या हो गया? अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये निगमन के सूत्र चल रहे हैं अभी। ठीक है। फिर वापस वापस क्या है? तो इसको लिख दो अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। कैसा? ठीक बात है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसके बाद लिख दो के का मतलब कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर। बोलो निगमन विधि के सूत्र समझ में आ गए क्या सबको? क्या सर निगमन विधि के सूत्र तो हमें पक्के पक्के समझ में आ गए। सूत्र हमें याद हो गया, सासू जी को नियम से प्रणाम कर दो और ए के। ठीक है। अब आगमन के तुमको मैं करा दूंगा। क्या? उल्टा करना है। सारे नियमों का क्या करना है? उल्टा। आ जाओ आगमन विधि के सूत्र। अब देखो, अब आएगा मजा। देखो पहला क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर उल्टा कर दो, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या लिख दोगे? विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलो मैं लिख देता हूं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। कोई जोर नहीं आएगा क्या सर? अब तो जोर नहीं आएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलो दूसरा क्या? दूसरा सर उल्टा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। निगमन का था तो ये हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा आ जाओ नीचे और, नियम से उदाहरण की ओर। ये हो जाएगी उदाहरण से नियम की ओर। ये क्या हो जाएगी? उदाहरण से नियम की ओर। देखो हमने पढ़ा है, हमने खुद ने महसूस किया ये चीज। तो क्या कि इसमें पहले क्या देते हैं? आगमन विधि में पहले क्या देते हैं बताओ? उदाहरण। और उससे क्या निकालते हैं? नियम। तो हो गई ना उदाहरण से नियम की ओर। चौथा आ जाओ ऊपर है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर है, तो इधर हो जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है सर। पांचवा उल्टा कर दो वापस, अमूर्त से मूर्त की ओर था इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। फिर छठा क्या हो जाएगा? उधर है अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो अपने क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है सर बात। तो सातवीं हो जाएगी कठिन से सरल की ओर है, तो ये हो जाएगी सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। बोलो कोई जोर आया क्या? सरल से कठिन की ओर। बल्कि यहां तो एक चीज और बढ़िया हुई कि अपने को ना
निगमन विधि के शिक्षण सूत्र फ्री में याद हो गए यहाँ पे। तो अब निगमन विधि के शिक्षण सूत्र में अपने को ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी पड़ेगी वहां पर। तो निगमन के याद कर लिए, आगमन के उसका उल्टा कर दिया। बताओ आगमन विधि के और निगमन विधि के दोनों के शिक्षण सूत्र याद हो गए क्या? याद हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। क्या ट्रिक याद रखोगे? सासू जी को नियम से प्रणाम करो, ए के, ए के, बस ये ट्रिक। कौन सी विधि की है सर? निगमन की है। आगमन में क्या करें? उल्टा कर दो। आ जाओ, बताओ कोई दिक्कत? अब मेरे हिसाब से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ढंग से मैंने जगह छोड़ दी है। अब देखो आगमन विधि की परिभाषा पहले ही कर चुके हैं अपन। अब देखिए आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, भाई यहां से प्रश्न फंसता है, ध्यान रखना। हालांकि मैंने देखो एक ट्रिक बनाई है, विशिष्ट उदाहरण एसपी बाद में है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको ट्रिक इसकी जरूरत नहीं है, आप वो निगमन वाले करके और उसका उल्टा कर देना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो पहला ये पहला नियम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक मिनट भाई, है ना, और ये पांचवा और ये छठा। थोड़ा सा आप वेट करें, अब अपन चलते हैं आगे। चौथा, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हो जाएगा ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया, और सातवां और कर लो एक सरल से कठिन की ओर। क्या कर लोगे? सरल से कठिन की ओर। ये ध्यान रखेंगे। तो देखो पहला क्या हो गया? विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहला क्या हो गया? विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर। सर इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आपको समझा दिए, ढंग से आपको समझा दिए हैं। ये तो सिर्फ पीपीटी है, मैंने अलग से समझा दिए हैं। चलो है सर, सही बात है। अब देखो आगे, अब अपन आगे देखते हैं कि आगमन विधि में अब और हमें क्या पढ़ना है। आगमन विधि के चरण, आगमन विधि के चरण। जब मैंने आपको आगमन विधि पढ़ाई ना, वो पढ़ाई ऐसे है कि उसके चरण आपको याद हो जाएंगे। आओ शुरू में चलते हैं आगमन विधि के चरण। देखो आगमन विधि के चरण यहां से याद हो जाएंगे आपको। कहां गए रे? एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये आगमन विधि जब मैंने आपको पढ़ाई तो उसके चरण सीधे सीधे वैसे ही समझ में आ गए। क्या? सुनना। देखो ये रहे चार चरण, ये रहे चार चरण। पहले मैंने कहा था, पहले शिक्षक क्या करेगा? बच्चों के सामने ले जाकर के उदाहरण डालेगा खूब सारे। इसका मतलब पहला चरण है उदाहरण देगा बच्चों को, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण या उदाहरण। पहला चरण हो गया उदाहरण। उदाहरण का मतलब उदाहरण देगा। नंबर एक बात, पहला चरण समझ में आ गया, उदाहरण, या यूं कह सकते हैं उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है। दूसरे नंबर पे बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने उन उदाहरणों का निरीक्षण किया, देखा कि ये क्या है, उनमें तुलना की, उनमें समानता की कि इन सब में क्या समानता है, इनमें से कुछ तो व्यक्तियों के नाम है, कुछ तो वस्तुओं के नाम है, समानता की। तो दूसरा चरण हो जाएगा कि जो चीजें आपने दी उनका बच्चों ने निरीक्षण किया, या यूं कह सकते हो तुलना की, या यूं कह सकते हो समानता की। तो दूसरे चरण का मुख्य रूप से नाम हो गया निरीक्षण। क्या हो गया? निरीक्षण। बच्चों ने निरीक्षण कर लिया, निरीक्षण करते समय उन्होंने तुलना की उन चीजों की, उनमें समानता क्या है वो चीज देखी। तीसरे नंबर पे बच्चों ने बताओ क्या बना दिया? नियम बना दिया। तीसरे नंबर पे बच्चों ने क्या बना दिया? नियम। मैंने क्या कहा था? बच्चों के सामने आपने उदाहरण डाले, बच्चों ने उन उदाहरणों का निरीक्षण किया और फिर नियम बना दिया। तीसरे नंबर पे तो क्या बना दिया? नियम बना दिया। नियम बन गया, फिर भी नहीं माने बच्चे, फिर अन्य उदाहरणों द्वारा उन नियमों का क्या कर लिया? परीक्षण या सत्यापन। परीक्षण या सत्यापन। तो अगर आपको चार चरण पूछ ले, आगमन विधि के चरण पूछ ले आपको चार, तो सीधे सीधे ऐसे बता देना। देखो सर पहला तो क्या बता देंगे? पहला तो हमें पता है उदाहरण देते हैं। पहला तो क्या देते हैं? उदाहरण। तो या तो सिर्फ उदाहरण याद रख लो, या यूं याद रख लो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उदाहरण दे देगा टीचर। दूसरे नंबर पे फिर उन टीचरों के उदाहरणों का बच्चा क्या करेगा? निरीक्षण करेगा। निरीक्षण में एक्चुअल में वो करता क्या है? तुलना और समानता। क्या करता है? तुलना और समानता। तुलना करता है, समानता करता है कि इनमें क्या चीज कॉमन है। ठीक है। तीसरे नंबर पे जब वो बच्चा संतुष्ट हो गया, ढंग से उसने निरीक्षण कर लिया, तो वो बच्चा नियम बना देगा। यानी तीसरा चरण हो गया नियमीकरण। तीसरा चरण क्या हो गया बताओ? नियमीकरण। इसी को कहते हैं सामान्यीकरण। इसी को क्या कह देते हैं बताओ? सामान्यीकरण कह देते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे सामान्यीकरण कर दिया। और चौथे नंबर पे वो बच्चा क्या करेगा? उसने नियम तो बना लिए, लेकिन वो और उदाहरणों से उस नियम को और पुख्ता करेगा, यानी परीक्षण या सत्यापन करेगा।
अन्य उदाहरणों द्वारा उसका क्या करेगा, परीक्षण या सत्यापन। गुरुजी क्या है ये आगमन विधि के चरण है। वो तो शिक्षण सूत्र थे पहले पढ़े जो, तो ये क्या हो जाएंगे, आगमन विधि के क्या हो जाएंगे बताओ, चरण हो जाएंगे, आगमन विधि के चरण। सर ये तो बात अब तो पता चल गई। आ जाइए देखते हैं पीपीटी क्या कह रही है। पीपीटी देखो, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी पैनल पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आपको इसमें मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल में। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको मिल जाएगी। पैनल पीडीएफ भी मिलेगी और इसकी पीडीएफ एक्चुअल हैंड रिटन पीडीएफ है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो देखो पहला चरण क्या हो गया बताओ, उदाहरण। शिक्षक द्वारा एक ही प्रकार के उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। तो पहला तो वो क्या करेगा, एक जैसे उदाहरण देगा, मिलते जुलते, जिससे बच्चा समझ पाए। फिर दूसरे नंबर पे बच्चा क्या करेगा, उन उदाहरणों का निरीक्षण या तुलना करेगा। छात्र दिए गए उदाहरणों का अवलोकन कर तुलना कर परिणाम प्राप्त करता है। छात्र उनसे तुलना समानता सारी देख दिखा के निष्कर्ष पे पहुंचेगा और फिर नियम बना देगा। तीसरे नंबर पे क्या बना देगा, नियम बना देगा। समानता के आधार पर नियमों और सिद्धांतों का निर्माण कर देगा। नियम और सिद्धांत बच्चा खुद बनाएगा, ध्यान रखना। और चौथे नंबर पे नियम तो बना दिए, लेकिन फिर उस नियम का और अन्य उदाहरणों से, जो टीचर ने दिए वो नहीं, अन्य उदाहरणों द्वारा उसका परीक्षण करेगा। अन्य उदाहरणों द्वारा स्थापित नियम की क्या कर लेगा बताओ, जांच कर लेगा। तो ये आगमन विधि के 4 चरण याद रखना, उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण या सामान्यीकरण, और चौथा है परीक्षण या सत्यापन, ये ध्यान रखना। अब देखो गुण, अब क्या है गुण। देखो अब इन गुणों पे है ना, गुणों में हम क्या गलती करते हैं साथियों, हम इनको रटते हैं। हम इनको क्या करते हैं, रटते हैं, वहीं गलती हो जाता है काम। जब हम किसी चीज को रटने लग जाएंगे ना, तो फिर काम गलत हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो अगर मैं आपको कहूं कि बताओ आगमन विधि है, उसमें एक मिनट में, अगर मैं आपको कहूं कि आगमन विधि है, उसमें बच्चे को समझाया जाता है। उसमें बच्चे को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है। पूरी तरह से क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक विधि। बच्चा खुद एक्टिविटी करेगा, बच्चा खुद इसमें सक्रिय रहेगा, बच्चा खुद नियमों का निर्माण करेगा। इसका मतलब इस विधि में बच्चा क्या रहता है बताओ, सक्रिय रहता है। क्या सर, बच्चा क्या रहता है, सक्रिय रहता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखो आप बच्चों के पास गए, आपने उदाहरण दिए, फिर उनसे कहा नियम बताओ, तो आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या नियम बताना है। आपने उदाहरण दिए, सभी बच्चों के तो दिमाग में ही नहीं घुसेंगे। इसका मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है इस विधि में। तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ध्यान रखना। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए क्यों उपयोगी है सर, क्योंकि इसमें एक तो समझाते हैं, तो बच्चों को छोटी कक्षा वालों को समझा के करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। दूसरा इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर बड़ी कक्षाओं में आपने इस विधि को अप्लाई कर दिया ना, तो उनका फिर पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होगा। तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए कतई उपयोगी नहीं है। इसमें प्राप्त ज्ञान बताओ क्या हो जाएगा, स्थायी होगा कि नहीं होगा, क्या सर पक्का हो जाएगा, प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इस तरह से हमें थोड़ा कॉमन सेंस से इन चीजों को ध्यान रखना है। आ जाइए, रटना मत, गुण दोषों को रटना मत। देखो पहला तो मनोवैज्ञानिक विधि, हमेशा ध्यान रखना, जिस विधि में बच्चा एक्टिव रहता है ना, बच्चा एक्टिव रहे, वो हमेशा मनोवैज्ञानिक विधि होगी, ये सीधा सा याद रख लो। और जिस विधि में बच्चा एक्टिव नहीं हो, टीचर एक्टिव हो, तो वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो निगमन जब आए ना, तो उसको कर देना अमनोवैज्ञानिक। अब देखो आगमन विधि आपको याद हो गई ना, निगमन याद करने की जरूरत नहीं, उसका उल्टा करते जाओ। उसका क्या करते जाओ, उल्टा करते जाओ। प्राप्त ज्ञान स्थायी, ध्यान रखना, आगमन में प्राप्त ज्ञान क्या होगा, स्थायी। क्यों, क्योंकि बच्चा खुद बना रहा है नियम। अरे नियम ही खुद बना रहा है तो 100% स्थायी होगा। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, टीचर नियम पहले ही बता देता है, तो प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। निगमन में ऐसा होगा, छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं, खुद कर रहे हैं खोज, नियम खुद बना रहे हैं, तो छात्रों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में कौन सी प्रवृत्ति का विकास होगा, खोजी का। छात्र तर्क करेंगे, छात्रों में विचार शक्ति का विकास होगा, निर्णय शक्ति का। अरे आप बच्चों को पूछोगे कि मैंने ये उदाहरण दिए हैं, बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, तो कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई बच्चा कुछ बताएगा, तो उनमें तर्क शक्ति का, विचार शक्ति का पूरा विकास होगा। बच्चे खुद सक्रिय रह रहे हैं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये ध्यान रखना भाई।
छोटी कक्षाओं के लिए क्यों? नंबर एक बात तो ये कि छोटी कक्षाओं को समझा के पढ़ाओगे तो ठीक रहेगा। दूसरा, इस विधि में टाइम लगता है ज्यादा, तो टाइम ज्यादा लगता है। बड़ी कक्षाओं में सिलेबस ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम लगेगा, उनका बेचारों का सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा टीचर का। इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। बड़ी कक्षाओं के लिए कौन सी उपयोगी है सर? निगमन। कौन सी? निगमन। चलो ठीक है। व्याकरण शिक्षण की ये वैज्ञानिक विधि है। देखो पहले कह दिया मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि। बालकों में तर्क विचार निर्णय शक्ति, ये चीज हम पहले कर चुके, तो इनको समझना, गुणों को कभी भी रटना मत मेरे दोस्तों, समझना इनको। आगे देखो, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास। अरे तर्क करेंगे, तर्क करेंगे तो दिमाग से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, मानसिक शक्ति का विकास होगा। और रटने की बजाय बालक समझकर सीखता है, बालक खुद करता है, सब कुछ करके सीखता है, रटता नहीं है। जबकि निगमन विधि में टीचर पहले उसको, निगमन में, कौन सी निगमन विधि में आप पढ़ोगे कि टीचर पहले से उसको नियम बता देता है, तो उस नियम को फिर वो रटना पड़ता है उसको। इस विधि में रटना नहीं है, समझना है। निगमन विधि में क्या करना है? समझाते उतना नहीं है, रटते ज्यादा है, स्मरण ज्यादा करना पड़ता है चीजों को। बालक की रुचि का विकास। बताओ बालक की रुचि का क्या होगा? विकास। क्यों? क्योंकि आप बालक को इन्वॉल्व कर रहे हो उसके अंदर, तो बालक की रुचि का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। बालक सक्रिय रहता है, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण अंतर है दोनों विधियों में। आगमन विधि में बालक सक्रिय रहेगा, जबकि उसमें बालक क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। टीचर सक्रिय रहता है उसमें। उसमें कौन सक्रिय रहता है? टीचर। और प्राप्त ज्ञान स्थायी, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो वापस देख लो एक बार। ये ध्यान रखना कि मनोवैज्ञानिक विधि है, जिस विधि में भी समझने समझाने की बात हो, बच्चा एक्टिव हो, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक विधि है। जबकि निगमन में जब आप जाओगे ना, तो वो अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पर बच्चे को समझाते नहीं है अपन, पहले नियम बता देते हैं। इसमें प्राप्त ज्ञान स्थायी इसलिए होगा क्योंकि बच्चा खुद ही नियम बना रहा है, तो स्थायी तो होगा ही होगा, ज्यादा याद तो रहेगा ही रहेगा। खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा क्योंकि खुद खोज कर रहा है। अच्छा, मानसिक शक्ति, तर्क शक्ति, सारी चीजें उसमें बढ़ेगी क्योंकि वो खुद एक्टिव है बच्चा, है ना। और छोटी कक्षाओं के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो छोटी कक्षाओं में सिलेबस कम होता है, तो टाइम ज्यादा लगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे, उसके बाद देखो, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, रटने की बजाय बालक समझकर सीखता है, बालक की रुचि का विकास होता है, बालक सक्रिय रहता है, जबकि उसमें शिक्षक सक्रिय रहेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, दोष, आगमन विधि के दोष। तो अब देखो इनमें एक बात ध्यान रखना, आगमन विधि के जो गुण है ना, वो निगमन विधि के दोषों में हो जाएंगे, और आगमन विधि के जो दोष है वो निगमन विधि के क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। ऐसे याद रख सकते हैं। देखो दोष क्या है? समय अधिक लगता है, अतः बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। हमने क्या कहा था? छोटी कक्षाओं में उपयोगी है, बड़ी में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा। अधिक ये इसको हटा देना एक बार, क्योंकि नीरसता का गुण इसमें नहीं है, आगमन विधि में नीरसता का गुण नहीं है। ये किसी बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है मुझे लग रहा है। फिर देखो, समय और परिश्रम की अधिकता के कारण पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समस्या। बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए प्रशिक्षित और अनुभवी और योग्य अध्यापकों की जरूरत है। अध्यापक चाहिए पूरे ट्रेंड, वरना वो बच्चों से क्या नियम निकलाएंगे। अध्यापक भी ट्रेंड होने चाहिए, बल्कि एक चीज आप और जोड़ सकते हो उसमें कि बच्चों का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, वरना वो क्या नियम निकालेंगे। एक बात बताओ, आपकी क्लास में 10 कमजोर बच्चे हैं बिल्कुल, जिनका स्तर एकदम डाउन है, आप उनको जाके उदाहरण बता दो और उनको चाहे 10 दिन लगाए रखो, अगर वो नियम निकाल के बता दे तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के बच्चे का स्तर भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आगमन विधि काम करती है। और बच्चे जो नियम और निष्कर्ष निकालते हैं हमेशा सही नहीं होते, बताओ नहीं होते। अब मान लो आपने बच्चों को कुछ उदाहरण दिए, अब बच्चे कुछ और ही कहेंगे उसमें। जैसे मैंने लिखा, बोर्ड पे लिखा, संज्ञा पढ़ा रहा हूं, मैंने लिख दिया राम और सीता, तो कुछ बच्चे तो दिमाग लगा लेंगे कि ये व्यक्तियों के नाम है, कुछ क्या कहेंगे कि राम और सीता। सर आप रामायण की बात कर रहे हो, इसका मतलब उनका दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, उन्होंने जो नियम निकाला वो सही नहीं है। तो नियम और निष्कर्ष हमेशा सही नहीं होते, नियम और निष्कर्ष हमेशा बच्चे के स्तर पर निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखना। नियम व निष्कर्ष बच्चे के स्तर पर निर्भर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे हैं तो फिर ये विधि को आप अप्लाई नहीं कर सकते। नियम व निष्कर्ष बच्चे के स्तर पर निर्भर करते हैं, बच्चे के स्तर पर निर्भर करते हैं। तो ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, है ना, ये ध्यान रखना कि कौन सी कक्षाओं में, बताओ छोटी कक्षाओं में या बड़ी कक्षाओं में? बड़ी कक्षाओं में, छोटी में नहीं है। और इसमें पाठ्यक्रम में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो पाठ्यक्रम होता ही नहीं है ना।
और इसके लिए ट्रेंड अध्यापक चाहिए। नियम और निष्कर्ष सही नहीं निकल पाते हमेशा, कभी कभी सही निकल जाते हैं तो कभी बच्चे निकाल भी नहीं पाते। अब बताओ, अब कुछ परिभाषा यही है, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, डायरेक्ट किसी की परिभाषा उठा के पूछ ले। वैसे आगमन विधि की परिभाषा अपने को ये याद रखनी कि उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है, मुख्य परिभाषा ये। लेकिन कुछ और परिभाषाएं अगर आप याद रखो तो देखो, यंग की परिभाषा है, इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों, ये चीज आप याद रख लेना कि यंग ने स्थूल तथ्य कहा है, यंग ने उदाहरणों, भाई देखो ये हमने क्या पढ़ा है, उदाहरण से नियम, उदाहरणों से क्या निकाले जाते हैं बताओ, इस विधि में नियम निकाले जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण से क्या निकाले जाते हैं, नियम, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि यंग ने उदाहरण के लिए स्थूल तथ्यों का प्रयोग किया है, स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। तो नियम की तो बात कर ली इसने कि नियम निकालते हैं बच्चे, लेकिन निकालते किससे, उदाहरणों से नहीं। उदाहरणों की जगह उसने शब्द कौन सा प्रयोग किया, स्थूल तथ्य। तो उदाहरण की जगह अगर स्थूल तथ्य का प्रयोग किया हो किसी ने तो वो यंग है। तो स्थूल तथ्य नाम आ जाए तो आप ध्यान रखना परिभाषा यंग की है, किसकी है, यंग की। नॉर्मली ऐसी चीजें पूछी नहीं जाएंगी इतनी डीपली, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। लेंडन की परिभाषा है, देखो जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्यों उदाहरणों, अब इसने उदाहरण को उदाहरण ही कहा है, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है तथा तत्पश्चात बालक स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसने नियम नहीं, इसने कहा है निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तब यह विधि आगमन विधि कहलाती है। तब यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, आगमन विधि। तो लेंडन ने क्या कहा है, उदाहरण तथ्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो निष्कर्ष नाम आ जाए तो आप लेंडन की परिभाषा समझ लेना। फिर देखो जायसी नहीं, जोयसी ने क्या कहा है, देखो आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी विशेष दृष्टांत। तो इसने उदाहरण को कहा है दृष्टांत, जायसी ने उदाहरण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, दृष्टांत। तो दृष्टांत शब्द का प्रयोग अगर मिल जाए परिभाषा में तो आप कह देंगे कि सर वो तो जायसी की परिभाषा है, जोयसी, किसकी, जोयसी की। तो कुल मिला के अब देखो ये परिभाषा है तो सीधी याद ही करनी पड़ेगी, इनका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया ताकि आप याद कर सको इनको। तो बात इतनी ध्यान रखेंगे। ये आगमन विधि हो गई, ये कौन सी विधि हो गई दोस्तों, आगमन विधि हो गई। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं निगमन विधि की। क्यों, निगमन विधि में ज्यादा टाइम अब हम नहीं लगाएंगे, देखो क्यों, क्योंकि आगमन विधि का उल्टा ही है निगमन विधि। तो निगमन विधि तो आगमन विधि का क्या है, उल्टा है। देखिए निगमन विधि दूसरी कौन सी आ गई, अब निगमन विधि। तो निगमन विधि का सीधा सा ध्यान रखना है आगमन की विपरीत, आगमन की क्या है, विपरीत। तो क्या ध्यान रखोगे कि सर आगमन की विपरीत है, जो कुछ आगमन, देखो अब आगमन निगमन में अगर आपको आगमन समझ में आ गई, आगमन याद हो गई ना, निगमन में उसका उल्टा करते जाओ, बस निगमन में उसका क्या करते जाओ, उल्टा। परिभाषा देखो, अब देखो इसमें क्या होता है, निगमन में क्या होगा, देखो निगमन में टीचर कुछ नहीं करेगा। निगमन विधि में देखो क्या होगा, निगमन विधि में जैसे टीचर आएगा उसको संज्ञा पढ़ानी है, मान लो उसको क्या पढ़ानी है, संज्ञा पढ़ानी है। तो वो सीधा आते ही पहले उदाहरण कुछ नहीं, आते ही पहले संज्ञा की परिभाषा बताएगा। क्या कहेगा कि किसी व्यक्ति, सीधा ही परिभाषा बताएगा, किसी व्यक्ति वस्तु, जो अपन बच्चों को परिभाषा बता रहे हैं वो हम यहां चर्चा करें, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, छोटे बच्चों को सिर्फ इतनी परिभाषा बताई जाती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसने सीधा कह दिया, सीधे आते ही बताओ पहले क्या दे दी, परिभाषा। पहले क्या दे दी, परिभाषा, या यूं कह सकते हैं नियम बता दिया। पहले आते ही पहले क्या बता दिया, नियम बता दिया। परिभाषा एक तरह का नियम ही है, ठीक है। तो पहले नियम बता दिया, फिर वो उदाहरण बताएगा। फिर क्या कहेगा कि लिखो उदाहरण इसके क्या क्या है। देखो क्या भाई, इसके उदाहरण एक तो आपके राम, सीता, पहाड़, नदी, सोना, चांदी, उसके बाद में मान लीजिए आपके प्रेम, घृणा, ठीक है। तो इसमें शिक्षक पहले क्या बताएगा, नियम को सिद्धांत भी कह सकते हो, सूत्र भी कह सकते हो। नियम की जगह सिद्धांत भी आते हैं कुछ विषयों में, कुछ विषयों में सूत्र आते हैं।
तो इसमें नियम, सिद्धांत या सूत्र पहले बता देगा टीचर और उसके बाद उसका उदाहरणों में प्रयोग करके दिखाएगा या फिर उदाहरण बताएगा। कुल मिला के पहले नियम बताएगा और फिर क्या बताएगा, उदाहरण बताएगा। उदाहरण से उसको उस नियम को समझाएगा, उदाहरणों की सहायता से उस नियम को समझाएगा। हम यूं कह सकते हैं कि पहले तो टीचर क्या बता देगा, जाते ही नियम या सिद्धांत या सूत्र पहले बता देगा, ये चीज तो पहले ही बता देगा और उसके बाद में क्या देगा, उदाहरण। उदाहरणों की सहायता से उस नियम को या उस सिद्धांत को या उस सूत्र को समझाएगा। तो आगमन विधि में क्या हो रहा था, पहले उदाहरण दे रहे थे फिर नियम बन रहा था, यहाँ पहले नियम है फिर उदाहरण है। देखो पीपीटी में देख लो, देखो इसमें नियम या सूत्र बच्चों को पहले बता दिया जाता है, नियम हो चाहे सिद्धांत हो चाहे सूत्र हो, पहले बता दिया, तथा फिर उदाहरणों की सहायता से उस नियम की पुष्टि की जाती है। फिर उदाहरणों की सहायता से उस नियम की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। बोलो कोई दिक्कत? निगमन विधि में कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा का सर एकदम समझ में आ गई। शिक्षण सूत्र तो क्या सर आपने पहले ही बता दिया, क्या तरीका बताया था, बताओ क्या ट्रिक बताई थी, सासू जी को नियम से प्रणाम करो और आगे एक चीज और लिखो, ए के, आगे क्या लिखोगे, ए के, सासू जी को नियम से प्रणाम करो और ए के। तो सा में, अब देखो मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये पहले बताया हुआ है। तो सा का मतलब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की, और सु का मतलब हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की, और फिर नियम में हो जाएगा नियम से उदाहरण की, और परिणाम में हो जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की, और फिर ए में अज्ञात से ज्ञात की, और अमूर्त से मूर्त की, और एक और लिख लेंगे कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए आगे, अब हम देखेंगे साथियों निगमन विधि के चरण। निगमन विधि के चरणों के बारे में अब अपन चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखेंगे निगमन विधि के चरण। आ जाइए, निगमन विधि के चरण। ये आगमन लिखा गया था, निगमन विधि के ये चरण है साथियों। हाँ, आ जाइए चर्चा करते हैं निगमन विधि के चरण। शिक्षक नियम बताएगा जाते ही, नियम या नियम के साथ आप ये भी लिख सकते हो सिद्धांत या सूत्र। किसी विषय में सिद्धांत हो, जैसे विज्ञान हो तो उसमें सिद्धांत बताएगा, गणित हो तो उसमें सूत्र बताएगा, अन्य विषयों में वो नियम बताएगा। तो नियम, सिद्धांत या सूत्र बता देगा, नंबर एक बात, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, उदाहरणों द्वारा पुष्टि। उदाहरणों द्वारा पुष्टि, उदाहरणों द्वारा पुष्टि यानी शिक्षक उदाहरण देगा, या यूं कह सकते हैं प्रयोग द्वारा पुष्टि, यूं कह सकते हैं प्रयोग द्वारा पुष्टि। यानी वो पहले नियम बताया फिर उसके उदाहरण बताएगा, या बच्चों को कोई सिद्धांत बताया तो उसका प्रयोग करके दिखाएगा, कोई सूत्र बताया तो उसके सवाल करके दिखाएगा शिक्षक खुद। तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे बच्चे उसका परीक्षण करेंगे। बच्चे उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। यानी बच्चे अन्य उदाहरणों द्वारा बच्चे उसका परीक्षण करेंगे। पहले बच्चे क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, यानी बच्चे उदाहरणों द्वारा उसका परीक्षण करेंगे। कैसे क्या सर, समझ में नहीं आया। मान लो टीचर है, टीचर ने जाते ही संज्ञा बता दी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो नियम बता दिया कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे नंबर पर फिर उदाहरण भी बता दिए, सीता, राम, पर्वत, नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, भारत, राजस्थान, ये सारे नियम उसने उदाहरण बता दिए, उदाहरणों द्वारा बता दिया कि भाई देखो ये व्यक्तियों के नाम है संज्ञा है, ये वस्तुओं के नाम है संज्ञा है, ये भाव के नाम है, ये संज्ञा है। फिर परीक्षण, अब छात्र परीक्षण करेंगे, छात्र बोलेंगे कि सर मेरी बहन का नाम गीता है, क्या वो भी संज्ञा है क्या? मेरे बहन भाई का नाम कमलेश है, क्या वो भी संज्ञा है क्या? तो टीचर बोलेगा हाँ बिल्कुल नाम है तो संज्ञा है। फिर वो कहेंगे सर सीकर शहर का नाम है, क्या ये भी संज्ञा है क्या? तो वो कहेंगे हाँ। तो छात्र कर रहे हैं परीक्षण, तो तीसरे नंबर पे क्या कहेंगे, परीक्षण। अब छात्रों ने परीक्षण कर लिया, उसके बाद उस नियम का हो जाएगा सत्यापन। छात्र कहेंगे कि भाई सर ये नियम बिल्कुल सही है। चल रही है 5-10 मिनट और, तो उसका क्या कर देंगे, सत्यापन कर देंगे। अब देखो आगे, तो ये 4 चरण आप याद रखेंगे, अभी अपन समझा देंगे आपको, है ना। देखिए पहला तो क्या हुआ, नियम हुआ, नियम के बाद में उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि हो गई, पुष्टि के बाद में उसका परीक्षण हो गया बच्चों द्वारा। परीक्षण कौन करेगा, बच्चों द्वारा परीक्षण किया जाएगा और फिर उसका सत्यापन हो जाएगा। तो 4 चरण याद रखेंगे, नियम, सिद्धांत या सूत्र देंगे, फिर उदाहरण द्वारा पुष्टि या प्रयोग द्वारा पुष्टि, फिर परीक्षण और सत्यापन। तो ये याद रखेंगे भाई, है ना। देखो
पहले तो नियम, सिद्धांत और सूत्र की जानकारी दे दी जाएगी। शिक्षक छात्रों को सूत्र, नियम या सिद्धांत की क्या दे देगा बताओ, जानकारी दे देगा। उसके बाद नियम सिद्धांत का प्रयोग, नियम सिद्धांत का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा या उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी। अध्यापक विभिन्न उदाहरण देता है तथा बालक इन उदाहरणों में सिद्धांत या नियम का प्रयोग करते हैं। तो अध्यापक उनको उदाहरण देगा, है ना, तो बालक उसको समझ जाएंगे कर करके कि भाई हाँ ये ऐसे है। फिर परीक्षण, विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में इन नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग कर परीक्षण करते हैं। फिर विद्यार्थी और उदाहरण अपनी तरफ से नए नए उदाहरण निकाल के फिर उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और लास्ट में सत्यापन, लास्ट में क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा कि सर आपका नियम या सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के नियम बताया, फिर उदाहरण, फिर बच्चों ने अपनी तरफ से उदाहरण करके उसका परीक्षण किया और फिर उसका सत्यापन किया। ये ध्यान रखना। अब देखो आगे गुण। अब जो आगमन विधि के दोष थे वो निगमन विधि के क्या हो जाएंगे, गुण। देखो वहां पर समय क्या लग रहा था बताओ, समय ज्यादा। आगमन विधि में समय क्या लग रहा था, ज्यादा। यहां पर समय और श्रम कम लगता है। समय और श्रम क्या लगता है, कम। समय और श्रम कम लगता है, इसलिए बड़ी कक्षाओं के लिए ठीक है। क्यों, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में सिलेबस होता है पहाड़ जैसा बड़ा सारा। तो ऐसी विधि चाहिए जो जल्दी से जल्दी जिसका सिलेबस हो, तो बड़ी कक्षाओं में, छोटी में नहीं, छोटी में नहीं। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाएगा जल्दी जल्दी। देखो निगमन विधि में ध्यान रखना काम जल्दी होगा, आगमन विधि में क्योंकि समझाता है टीचर तो टाइम ज्यादा लगता है। निगमन विधि में सीधा ही वो परिभाषा लिखाता है, बच्चे रटते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, तर्क वर्क कुछ नहीं करते, बच्चों को सीधा रटना है। यहाँ पर समस्याओं के हल में गति, तो जहां भी गति का नाम आ जाए ना इसका मतलब निगमन है। गति का मतलब क्या है, निगमन। नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों की जांच हेतु उपयोगी। अब देखो नियम टीचर ने बता दिया, नियम मान लो टीचर ने कह दिया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसकी जांच करोगे आप। निगमन विधि में उसकी क्या की जाती है, जांच। नियम स्थापित नहीं किए जाते उसमें, तो क्या किए जाते हैं, नियम खुद स्थापित करते हैं बच्चे। यहां पर नियम पहले से जो स्थापित है उनकी जांच, ध्यान रखना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है नियमों की स्थापना, नियमों की स्थापना ये तो किसमें की जाती है, आगमन में। आगमन में तो बच्चे नियम स्थापित करते हैं, और यहां पर क्या किया जाएगा, नियमों की जांच की जाएगी। नियमों की क्या की जाएगी, जांच। नियम तो टीचर पहले से बता देगा, पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, फिर बच्चे उसकी जांच करेंगे विभिन्न उदाहरणों द्वारा, उसकी क्या करेंगे, जांच। तो ये ध्यान रखना, नियमों की स्थापना आगमन विधि, नियमों की जांच निगमन विधि। कार्य अत्यंत सरल व सुविधाजनक हो जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। नवीन समस्याओं का समाधान, नवीन समस्याओं का समाधान। समस्या लेकर के आए, आप कह रहे हैं कि सर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें सूत्र आता है, तो हम इन समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास, छात्र याद करने लग जाएंगे। क्यों, वहां पर तो सिर्फ छात्र मानसिक गतिविधि कर रहे थे, सीख रहे थे, खुद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनको परिभाषाएं दे दी टीचर ने पहले से, तो उनको याद भी करना पड़ेगा। तो स्मरण शक्ति का भी इसमें क्या होगा, विकास होगा। रटना पड़ेगा, रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। ध्यान रखना, रटने की प्रवृत्ति का क्या होगा, विकास होगा। देखो पहला ही आ गया दोष में, रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा। और पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक, बताओ वहां पर क्या कहा था, आगमन में मनोवैज्ञानिक, ये क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक। रटने की प्रवृत्ति का इसमें विकास होता है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी, प्राप्त ज्ञान क्या होता है बताओ, अस्थायी। वहां पर हमने क्या कहा था, स्थायी। क्यों, क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। यहाँ पर पहले से नियम बता दिया, उसको रटना है। अब रटने वाली चीज कब तक स्थायी होगी बताओ, हम किसी चीज को रटेंगे वो चीज स्थायी कम रहेगी। कैसी रहेगी, कम रहेगी। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। क्यों, क्योंकि छोटी कक्षा वालों को अगर आपने सीधा ही नियम बता दिया तो वो समझेंगे कुछ भी नहीं, वो भी रटने लगेंगे फिर। तो छोटी कक्षाओं के लिए तो ऐसी विधि चाहिए जिसमें समझाना ज्यादा हो, बच्चे एक्टिव रहे, वो विधि छोटी कक्षाओं के लिए चाहिए। बालक निष्क्रिय रहता है, ये अंतर भी है दोनों में। उसमें बालक सक्रिय रहता है, खुद करता है, खुद नियम बनाता है। यहाँ पर बालक क्या रहता है, पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है। मानसिक शक्ति का तर्क फर्क कुछ नहीं इसमें न तो तर्क करता है बालक, न उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। सीधा उसको नियम बता दिया, नियम से उसने सवाल कर लिए, बस इतना ही है। और छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। छात्रों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, छात्रों का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, गिर जाता है। उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखो रटने की प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना, वहां पर खुद करके सीखते हैं, यहाँ पे रटना पड़ता है। क्यों, नियम खुद ने बता दिया टीचर ने। और पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखना, अमनोवैज्ञानिक है।
प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होगा, रटा हुआ ज्ञान कभी स्थायी हुआ है क्या? नहीं होता। छोटी कक्षाओं में नहीं चलेगी क्योंकि छोटी कक्षाओं को रटा नहीं सकते, छोटी कक्षाओं को तो समझाना पड़ेगा। बालक का कोई योगदान नहीं है, इसमें यूं भी कर सकते हैं शिक्षक सक्रिय रहता है, यूं भी कर सकते हो आप इसको। क्या रहता है? शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक सक्रिय रहता है। मानसिक शक्ति का इसमें कोई विकास होता नहीं और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बच्चों का। जब उनको रटाते हो तो उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। अब देखो कुछ परिभाषाएं इसकी भी आप याद रख सकते हो। लैंडन निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग कर उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। तो यहां पर भी इसने तथ्यों की बात की है, तो लैंडन की परिभाषा याद रखना, निगमन विधि की परिभाषा ये है। उसके बाद देखो के भाटिया और बीडी भाटिया की परिभाषा भी है। क्या? निगमन विधि में हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरणों, इसने कहा है विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थिति में लागू करते हैं। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। तो ये परिभाषाएं एक तरह से रटनी सी होती हैं, तो इनको पूरी को मत रटा करो आप, इनके एक एक दो दो शब्द को पकड़ के फिर देख लो कि ये यंग की परिभाषा, ये भाटिया की है, इस तरह से। हालांकि इस तरह की परिभाषाओं से प्रश्न कम पूछे जाते हैं आजकल। तो ये आगमन और निगमन विधि आपको पढ़ा दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर फीडबैक दें। अगर अच्छा लगा हो तो भी फीडबैक दें, बुरा लगा हो तो भी फीडबैक दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षण विधियां आपको भयंकर तरीके से, पूरी शिक्षण विधियां फ्री में आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।